आवाज़ कितनी रहेगी? अगर अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। महाराज जी के साथ राव साहब की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया। बड़े महाराज जी जानते थे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र सरदार वंचित सिंह महाराज जी के ताया जी इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, क्योंकि राव साहब हिंदू थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उस जमाने में पंजाब में अपनी बिरादरी या प्रांत के बाहर संबंध करना अपनी शान के खिलाफ माना जाता। मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इसलिए बड़े महाराज जी ने बड़े युक्तपूर्ण तरीके से अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ बात छेड़ी। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि राव साहब ने गुरदयाल सरदार वंचित सिंह जी के पोते के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा है और पूछा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में उनकी क्या राय है। राव साहब का सत्संगियों में काफ़ी नाम था, इसलिए सरदार वंचित सिंह फौरन राजी हो गए और बोले कि इस प्रस्ताव को मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि राव साहब एक प्रभावशाली और संपन्न जमींदार हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बड़े महाराज जी ने कहा कि लड़के और लड़की की जन्म पत्रियाँ मिलानी होगी, क्योंकि यूपी के लोग इन बातों में विश्वास रखते हैं और अपने लड़कियों का विवाह तब तक नहीं करते जब तक कि लड़के और लड़की की पत्रियाँ पूरी तरह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ये कार्य वे ब्यास में करवा लेंगे। ब्यास में वापस पहुंचने पर बड़े महाराज जी ने सरदार भगत सिंह को बुलवाया, जो बड़े महाराज जी के बहुत निकट थे। अक्सर बड़े महाराज जी उनसे अपने पारिवारिक और डेरे के मामलों में सलाह लिया करते थे। सरदार भगत सिंह जन्म पत्रियाँ बनाना भी जानते थे। बड़े महाराज जी ने उनको विश्वास में लेते हुए उनसे सरदार वंचित सिंह को तार दिलवाया कि जन्म पत्रियाँ नहीं मिलती, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। सरदार वंचित सिंह जब अगली बार डेरे आए तो बड़े महाराज जी ने उनके सामने सुझाव रखा कि उनके पोते की जन्म पत्री तो मिलती नहीं, तो क्यों न चरण महाराज जी के साथ मिला कर देखी जाए, क्योंकि उनके सरदार वंचित सिंह के विचार से खानदान तो अच्छा है ही। जब उनकी राय पूछी गई तो महाराज जी के पुत्र के पास हाँ करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ये घटना दर्शाती कि बड़े महाराज जी को मनुष्य के स्वभाव के बारे में कितनी समझ थी। बड़े महाराज जी जो भी करना चाहते थे वह सब बिना किसी का दिल दुखाए या चोट पहुँचाए कर लेते थे। राव साहब की सुपुत्री से संबंध तय करने में भी यदि वह हुक्म देते तो कोई उनके खिलाफ नहीं जाता। फिर भी उन्होंने पहले सबकी मंजूरी ली और फिर आगे बढ़े। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि महाराज जी भी यही तरीका अपनाते हैं। उनमें से कुछ इस पुस्तक में दी गई है, जैसे कि हरिजनों का लंगर में शामिल किया जाना और अपने विचारों के अनुसार लाला मुंशी राम से कार्य करवाना। महाराज जी में भी वही बुद्धिमत्ता है। वह कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हालांकि उनका काम बहुत से डेरे के अधिकारियों, सरकारी अफसरों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों आदि से पड़ता है। अरे अरे, संगत कई गुना बढ़ गई है, डेरे के कार्यों की विविधता बहुत बढ़ गई है, इसलिए महाराज जी के सामने अनेक तरह की समस्याएं आती हैं और कई बार वे बड़ी जटिल या पेचीदा भी होती है, पर वे अपने मधुर तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा सभी तरह के लोगों को प्रभावित करते हैं और समस्याओं का असाधारण सूझबूझ से निपटा लेते हैं। वे किसी को नाराज किए बिना ही काम पूरा करवा लेते हैं। हालांकि इन सब से उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है। आज ये बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है कि डेरा एक बेजोड़ संस्था है जिसकी अपूर्व प्रतिष्ठा और मान है, और ये प्रतिष्ठा केवल गवर्नमेंट में ही नहीं बल्कि अन्य कई संस्थाओं में भी है। ये सब महाराज जी की दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता तथा लोगों के साथ दयालु व्यवहार का फल है। सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों,